जी हां, बदलाव वाला बजट। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। कल संसद में जो बजट पेश किया गया उसकी बड़ी बातें आप जान चुके हैं। न्यूज 24 आप इसका विश्लेषण भी देख चुके हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगले एक साल में देश कितना बदलेगा, आपके आसपास का परिवेश कैसा होगा, आने वाले एक साल में आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। इन सवालों का जवाब आपको सिलसिलेवार तरीके से दें, इससे पहले आपको बजट पर पीएम मोदी की पूरी बात सुननी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो पीएम मोदी ने इसे विकास, विश्वास और बदलाव वाला बजट बताया। नमस्कार। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। इस बजट में जिस तरह से रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम पर बल दिया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी। भारत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी का, महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता, इस पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ
कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फिर से एक बार वित्त मंत्री जी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। वहीं निर्मला सीतारमण ने इस साल 34.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मतलब ये कि आने वाले वित्त वर्ष में 34.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे देश की तस्वीर और तकदीर बदलने की कोशिश ही होगी। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे पैसे सरकार लाएगी कहां से? सरकार बजट में जो भारी भरकम रकम खर्च करने का ऐलान करती है, उसका इंतजाम कहां से होता है? आज आपको ये जरूर जानना चाहिए। So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores. I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine. Financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores. Government is committed to the welfare of farmers. This is further estimated to increase to 1,72,752 crores. वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। हेल्थ सेक्टर 2.24 लाख करोड़ रुपए, कोरोना वैक्सीन 35,000 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन 1.41 लाख करोड़ रुपए, बिजली 3 लाख करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन 2.87 लाख करोड़ रुपए, सड़क 1.18 लाख करोड़ रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर 20,000 करोड़ रुपए, कृषि विकास 1.72 लाख करोड़ रुपए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मद में आने वाले वित्त वर्ष में सरकार कितने रुपए खर्च करेगी, ये उसका मोटा मोटा लेखा जोखा। कोरोना काल में इस बार 34.50 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। पिछले फाइनेंशियल ईयर का बजट था 30 लाख करोड़ रुपए।
यानी इस बार पिछले के मुकाबले 4.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश हुआ। सवाल यह है कि आखिर 34.50 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश हुआ है वो क्या है। अगर आसान भाषा में समझे तो सरकार इस धनराशि को आने वाले वित्त वर्ष 2021-22 में खर्च करेगी अलग अलग क्षेत्रों में विकास के लिए। सरकार जो बजट बनाती है सबके दिमाग में ये आता है कि इसका पैसा कहां से आता है। ये पैसा आपको जो टैक्सेस पे करते हैं उसमें से आता है। पहले जो जिसको हम सरकार का राजस्व कहते हैं उसमें डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। इसके अलावा और कई तरीके के छोटे छोटे रेवेन्यू के स्रोत होते हैं। सरकार बोरोइंग्स करती है, जैसे इस बजट में हमने सुना कि 12 लाख करोड़ की सरकार बोरोइंग करेगी। डिसइन्वेस्टमेंट करती है, जिन सरकारी कंपनियों में सरकार ने पैसा लगा रखा है, बहुत साल से चल रही है, उसकी डिसइन्वेस्टमेंट की जाती है। मतलब उसके शेयर्स को शेयर मार्केट में या बड़े निवेशकों को बेचा जाता है, वहां से पैसा आता है। एक बार फिर इस आंकड़े पर नजर डालिए। 34.50 लाख करोड़ रुपए का बजट, ये बहुत बड़ी रकम है। इतना कि हम और आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अब ये तो आपको पता है कि सरकार अगले 1 सालों में 34.50 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि सरकार के पास इतने पैसे आते कहां से? अरबों का जो बजट हर साल खर्च किया जाता है उसका इंतजाम कैसे होता है? आज हम आपको इसी का जवाब देने जा रहे हैं, बहुत ही आसान भाषा में। जिस तरह से आपका परिवार है, ठीक उसी तरह से देश एक परिवार है। अगर आपके परिवार में 6 लोग हैं तो देश में 130 करोड़ लोग हैं। जिस तरह आप घर वालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट बनाते हैं, उसी के तहत खर्च करते हैं, ठीक उसी तरह देश का बजट होता है। मान लीजिए किसी मिडिल क्लास परिवार को एक कार लेनी है तो वो कैसे लेता है? जाहिर सी बात है, एक हिस्सा उसकी कमाई का होता है, दूसरा हिस्सा लोन से पूरा होता है। सरकार भी इस रकम का इंतजाम इसी तरह करती है। केंद्र सरकार का जो बजट बनता है आमतौर पर उसमें खर्च ज्यादा और कमाई कम होती है। अपने खर्च के लिए सरकार पैसे उधार लेती है, इसलिए सरकार के बजट को घाटे वाला बजट कहा जाता है। सरकार की आमदनी का एक हिस्सा टैक्स से आता है, सबसे बड़ा हिस्सा उधारी से मिलता है, जिसे सरकार को ब्याज समेत वापस करना होता है। अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े प्लान कर लिए हैं और आगे हमको एक फास्ट ट्रैक बना के देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है कंट्री के फ्यूचर के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, उसके कारण अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ा तो पॉजिटिव माना जाता है और इसको गवर्नमेंट जो है बहुत सारे तरीकों से इस गैप को फिल कर लेती है। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के लिए या देश को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है और उसके कारण एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू या ओवर द कलेक्शन आ रहा है, तो इस गैप को गवर्नमेंट जो है लो कॉस्ट फंडिंग या लो लेके, इवन फॉरेन फंड भी लेके कई बार जो है यूनाइटेड नेशन से, वर्ल्ड बैंक से, यहाँ से भी पैसे कई बार गवर्नमेंट ले लेती है। तो यही सब तरीका होता है फिजिकल डेफिसिट के गैप को भरने के लिए। आमतौर पर आप जानते हैं कि टैक्स और राजस्व सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया होता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि सरकार के पास कहां से और किन रास्तों से कितना पैसा आता है। सरकार को खर्च करने के लिए सबसे ज्यादा फंड उधार से आता है, यानी करीब 20% रकम। निगम टैक्स से करीब 18% रकम आती है। इनकम टैक्स से 17% की कमाई होती है। सीमा शुल्क से 4 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7% की आमदनी होती है। जीएसटी से 18% की आमदनी होती है। दूसरे राजस्व से 10%, कर्ज से इतर कैपिटल इनकम से 6% की कमाई होती है। मॉनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स, मॉनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स का अर्थ है कि सरकारी कंपनियों के पास और सरकार के पास जो बड़े बड़े लैंड बैंक्स हैं, रेलवे के पास हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास हैं, जो जमीनें सरकार के पास हैं और जो बड़े एसेट सरकार के पास हैं, उसको मॉनेटाइज किया जाता है, उसको कैश में कन्वर्ट किया जाता है या उनको बेच दिया जाता है। अब इसी रकम को सरकार बजट में लोक कल्याण योजनाओं से लेकर दूसरे मदों में खर्च करती है। अर्थशास्त्रियों की मदद से एक रूपरेखा तैयार की जाती है, मसलन किस सेक्टर और किस मंत्रालय को कितने फंड की जरूरत है। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि सरकार बजट की राशि को कहां कहां खर्च करती है। सरकार 18% रकम से ब्याज चुकाती है, केंद्रीय योजनाओं पर करीब 13% खर्च करती है,
वित्त आयोग और अन्य ट्रांसफर में 10% खर्च होता है। टैक्स में राज्यों का हिस्सा 20% होता है। केंद्र जिन योजनाओं को स्पॉन्सर करती है उस पर 9% की रकम खर्च होती है। राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक मदद के तहत 6% रकम खर्च होती है। रक्षा पर 8% और पेंशन पर 6% राशि खर्च की जाती है। अन्य खर्च करीब 10% होते हैं। यूं तो बजट में आमदनी और खर्च के जरिए में हर साल कमोवेश बदलाव होता रहता है, लेकिन मोटा मोटा आंकड़ा यही है। तो जो हमने बताया, कुछ उसी तरह सरकार का बजट बनता है, कुछ इसी तरह से सरकार की कमाई होती है और खर्च होता है। उम्मीद है कि आगे से आपको सरकार का बजट समझने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इस बजट के आने के बाद देश में बहुत कुछ बदलने वाला है। सिस्टम में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। रेल से लेकर एयरपोर्ट और बंदरगाह तक पुराना सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन आखिर कैसे? आखिर सरकार ऐसा क्या और क्यों करने जा रही है? आज ये आपको जरूर जानना चाहिए। कोविड-19 के बावजूद हम रणनीतिक विनिवेश की दिशा में कार्य करते रहे हैं। BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के साथ होने वाले कई लेन देन 2021-2022 में पूरे हो जाएंगे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2021-22 में डील डन। एयर इंडिया 2021-22 में डील डन। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2021-22 में डील डन। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2021-22 में डील डन। IDBI बैंक 2021-22 में डील डन। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 2021-22 में डील डन। पवन हंस 2021-22 में डील डन। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड 2021-22 में डील डन। ये वो सरकारी कंपनियां हैं जो तमाम कोशिशों के बाद भी लंबे वक्त से घाटे में चल रही हैं। अब सरकार इन कंपनियों का और घाटा सहने के मूड में नहीं है। 2021-22 में सरकार ने विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का प्लान तैयार किया है। मार्च के बाद सरकार LIC का IPO भी लाएगी। सरकार LIC में अपनी 25% हिस्सेदारी कम करेगी। बजट में खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाम लेकर इन सरकारी कंपनियों के विनिवेश और निजीकरण का ऐलान कर दिया। वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा कि इन सभी कंपनियों के साथ होने वाले विनिवेश के लेन देन इसी साल पूरे कर लिए जाएंगे। साल 2021-2022 में हम IDBI बैंक के अलावा 2 सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का भी निजीकरण करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके लिए वैधानिक संसाधनों की जरूरत पड़ेगी और इस सत्र में ही इन संसाधनों को लाने का हम विचार कर रहे हैं। बीमा और बैंकिंग कंपनियों के निजीकरण के लिए सरकार को कानूनों में बदलाव करने होंगे। सरकार इसके लिए तैयार है। वित्त मंत्री ने इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन करने का ऐलान कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनियों में 74% तक FDI को अनुमति होगी, जो अभी 50% है। अब जानिए कि इन कंपनियों में विनिवेश और निजीकरण के बाद सरकार को क्या मिलेगा। सबसे पहले बात BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी है। देश भर में BPCL के 17,138 पेट्रोल पंप हैं। सरकार के पास BPCL के 114.91 करोड़ शेयर हैं। BPCL में सरकार की हिस्सेदारी है 52.98%। BPCL में हिस्सेदारी बेचने से सरकार को करीब 60,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। अब बात एयर इंडिया की। सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया कर्ज में डूबी हुई है। एयर इंडिया पर 60,074 करोड़ रुपए का कर्ज है।
लेकिन अधिग्रहण के बाद खरीदार को सिर्फ 23,286.5 करोड़ रुपए ही चुकाने होंगे। सरकार एयर इंडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने को तैयार है। और अब बात जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी का दावा करने वाली सरकारी जीवन बीमा कंपनी की, जो देश के हर इंसान के साथ जुड़ी है। 2021-22 में LIC का IPO आएगा। इसका मतलब यह होगा कि सरकार LIC को शेयर बाजार में लिस्ट करवाएगी और IPO के जरिए कंपनी की आर्थिक हैसियत यानी इकोनॉमिक वैल्यू का पता लगाएगी। सरकार रिटेल निवेशकों को भी इसका हिस्सेदार बनाना चाहती है। सरकार LIC में अपनी 25% हिस्सेदारी कम करेगी। बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IDBI बैंक के विनिवेश का भी ऐलान किया। IDBI में सरकार और LIC दोनों का हिस्सा है। IDBI बैंक में LIC की 51% हिस्सेदारी है और सरकार की 47%। LIC अपना हिस्सा बेचना चाहती है और सरकार LIC में अपना हिस्सा। इन कंपनियों के अलावा भी वित्त मंत्री ने नीति आयोग को रणनीतिक विनिवेश के लिए सरकारी सार्वजनिक कंपनियों की अगली लिस्ट पर काम करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आइए बात आम बजट में हेल्थ सेक्टर की कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखिए कि आम बजट में हेल्थ सेक्टर को कितनी जगह मिली है। कोरोना काल के बाद ये बजट काफी अहम था और इसके लिए मोदी सरकार ने 2.23 करोड़ खर्च करने का प्लान बनाया है और 2020 के आम बजट के मुकाबले इस बार 137% ज्यादा खर्च किया गया है। स्वास्थ्य योजनाओं पर सरकार ने 64,180 करोड़ खर्च करने का प्लान बनाया है। वहीं 35,000 करोड़ कोरोना टीकाकरण के लिए तय किया गया है। तो मोदी के बजट में हेल्थ के लिए क्या क्या है? स्वास्थ्य नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। वहीं 602 जिलों में CCU बनाने का ऐलान भी इस बजट में किया गया है। वहीं 75,000 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे और सभी जिलों में स्वास्थ्य जांच केंद्र की व्यवस्था भी की जाएगी। 9 नए बायो लैब्स खोले जाने का भी जिक्र बजट में किया गया और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल खोला जाएगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफो पोर्टल को मजबूत किया जाएगा और 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट की भी शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV भी खोले जाएंगे। तो मोदी के बजट में हेल्थ के लिए और क्या है ये देख लीजिए। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की उन्होंने बात की थी और 6 साल के लिए 64,180 करोड़ दिए गए हैं। तो प्राथमिक उच्च स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा इससे और 75,000 ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को दुरुस्त किया जाएगा। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार करने की बात बजट में कही गई है और नई बीमारियों पर खास तौर पर फोकस होगा। मोदी के बजट में और क्या कुछ है हेल्थ को लेकर, तो इंश्योरेंस सेक्टर पे काफी ध्यान दिया गया है। विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा बढ़ाकर 74% कर दी गई। पहले ये सीमा 49% थी। रेगुलेटर IRDAI का सरकार को सपोर्ट दिया जाएगा, इसका जिक्र भी बजट में किया गया। तो इस बार के बजट में हेल्थ पर सबसे ज्यादा फोकस है। मतलब मोदी सरकार हेल्दी इंडिया बनाना चाहती है और इस बजट में इसी का क्लियर रोड मैप दिख रहा है। सवाल यह है कि आखिर केंद्र सरकार का ज्यादा फोकस हेल्थ सेक्टर पर क्यों है? देश को इस सेक्टर में वैक्सीन की जरूरत क्यों है? ये आप तब समझेंगे जब हमारी अगली रिपोर्ट देखेंगे। हेल्थ इज वेल्थ, ये कहावत बहुत पुरानी है। मोदी सरकार के 8वें आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के हेल्थ सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए। कोरोना काल में कोलैप्स होते हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए। उम्मीद के मुताबिक आज के बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले हेल्थ सेक्टर का जिक्र किया। हेल्थ सेक्टर के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। यह हेल्थ बजट 2020 के मुकाबले 137% ज्यादा है। बीते साल के मुकाबले ये बजट वाकई काफी बड़ा है, लेकिन अब हम आपको जो आंकड़े दिखाने जा रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। सरकार ने भले ही 2,23,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर पर खर्च करने का ऐलान किया है, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि ये कुल बजट का कितना हिस्सा है? हेल्थ सेक्टर पर GDP का महज
1.5% हिस्सा खर्च किया गया और इस हिसाब से हेल्थ सेक्टर पर खर्च करने के मामले में भारत नीचे से चौथे पायदान पर है। चीन हेल्थ सेक्टर पर अपनी जीडीपी का 3.2% हिस्सा खर्च करता है। अमेरिका इस मामले में 8.5% खर्च करता है, तो वहीं जर्मनी में 9.4% खर्च हेल्थ पर होता है। भारत में जो पब्लिक हेल्थ केयर पे जो हम खर्चा करते हैं वो हमारे जीडीपी का तकरीबन 1.5% है पब्लिक हेल्थ के लिए और 2% है प्राइवेट हेल्थ केयर के लिए, दोनों को मिला के 3.5%। बाकी देशों से कंपेयर करें तो बहुत ही कम है। जो OECD कंट्रीज हैं वो 10% से लेकर 17% तक खर्चा करती हैं, जैसे अमेरिका 17%, जर्मनी 10%, जापान 10%, ब्राजील 9% खर्चा करता है, चीन और रशिया भी 5% से ऊपर खर्चा करता है। भारत को भी कम से कम 5% खर्चा करना चाहिए और इस बजट में जो खर्चे के लिए प्लानिंग करी गई है वो बेहतर है कि वो ठीक डायरेक्शन में जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते कुछ सालों में भारत का हेल्थ सिस्टम पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी हालात काफी बिगड़े हुए हैं। हिंदुस्तान में डॉक्टर्स और अस्पतालों के बेड के नंबर्स देखेंगे तो चौंक जाएंगे। कोरोना महामारी से पहले देश में हर 10,000 लोगों पर 8.5 अस्पताल के बेड्स हैं। वहीं हर 10,000 लोगों पर 8 डॉक्टर ही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डॉक्टर्स के पर्याप्त नियुक्ति पर 1.88 लाख करोड़ रुपए खर्च आएगा। वहीं हॉस्पिटल बेड्स की पूर्ति करने के लिए 90,336 करोड़ रुपए खर्च आएगा। हमारे को उम्मीद थी कि जो मेडिकल डिवाइस पार्क हैं और जो क्लस्टर्स हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए कोई बजट में एलोकेशन होगी। अभी हम देख रहे हैं शायद फाइन प्रिंट में आने वाले समय में ये सामने चीजें आएंगी। देश में स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी होने की वजह से आम आदमी के जेब पर भार पड़ता है। देश में अच्छी स्वास्थ्य सेवा इतनी महंगी है कि लोगों की जिंदगी भर की कमाई कम पड़ जाती है। देश में हेल्थ केयर पर एक आम आदमी अपनी आमदनी का 60% हिस्सा खर्च करता है, जबकि WHO के हिसाब से यह खर्च आमतौर पर 15 से 20% खर्च होना चाहिए। बीते कुछ सालों में अस्पतालों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की संख्या काफी हद तक सुधरी है, लेकिन अभी भी ये तय मानकों से काफी नीचे है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में जहां 2011 में 23,887 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, वहीं आज इनकी संख्या 30,045 है, लेकिन आज भी एक से दूसरे PHC के बीच में 8 किलोमीटर का फासला है। अगर जिला अस्पतालों की बात करें तो 2011 में करीब 600 के मुकाबले आज ये 1000 के पार है, लेकिन एक से दूसरे जिला अस्पताल के बीच की दूरी 34 किलोमीटर है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बजट है। 137% सीधा बढ़ गया है और जिस तरह से कोविड में 13% GDP पे काम हुआ, अगर उस तरह की GDP पे कंटिन्यूसली काम होता है पोस्ट कोविड भी, आई थिंक देन नोबडी कैन स्टॉप इंडिया को हमारे उस लेवल पे मैप पे लाने के लिए जो हमें हक है। और जिस तरह से जो भी पॉलिसीज आई हैं, जो भी टैक्सेशन के लिए आया है, हर एक पॉलिसी का कहीं न कहीं हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन आज भी कई बार ये लोगों की पहुंच से दूर ही है। दूर दराज के इलाकों में तो हालात ऐसे हैं कि लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। देश में एक बड़ी दिक्कत क्वालिफाइड डॉक्टर्स की है। देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन आज भी डॉक्टर्स की संख्या काफी अलार्मिंग है। देश में 400 मेडिकल कॉलेज है। WHO के मुताबिक हर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में यह संख्या 0.8 है। मोदी सरकार देश की चरमराई हुई हेल्थ केयर सिस्टम में जान फूंकने के लिए काफी कोशिश कर रही है। सरकारी खजाना खाली कर रही है, अलग अलग तरह की योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन जरूरी मानक तक पहुंचने के लिए ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। और इन सब के बीच बजट में सरकार ने उस स्क्रैप पॉलिसी का भी ऐलान किया है जिसकी देश में लंबे समय से चर्चा हो रही थी। स्क्रैप पॉलिसी लाकर सरकार प्रदूषण को कम करना चाहती है, लेकिन क्या आपकी गाड़ी भी स्क्रैप पॉलिसी में आएगी? इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो इस खबर को गौर से देखिए और ध्यान से सुनिए। आम बजट में वित्त मंत्री ने सड़कों पर दौड़ रही पुरानी गाड़ियों को लेकर नई स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इस बात का जिक्र किया कि अब बड़े शहरों में 20 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियां नहीं चलेंगी, जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों ही गाड़ियां शामिल हैं, जबकि सरकारी गाड़ियों के लिए ये समय 15 साल तय की गई है। सरकार इस पॉलिसी को लेकर बड़े शहरों से पुरानी गाड़ियों को हटाना चाहती है। हालांकि बड़े शहरों की गाड़ियों को छोटे शहरों में चलाने की अनुमति होगी, जिसके लिए पुराने वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा। Scrapping policy. We are separately announcing, Honorable Speaker, a voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles. This will help in encouraging fuel-efficient, environment-friendly vehicles, thereby reducing vehicular pollution and oil import bills. Vehicles would undergo fitness tests in automated fitness centers after 20 years in case of personal vehicles and after 15 years in case of commercial vehicles. Details of the scheme will be separately shared by the ministry. सरकार ने हाल ही में प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में सरकार ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का आदेश भी दिया है। अब इस कड़ी में सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की पॉलिसी को मंजूरी दी है। मोदी सरकार की नई स्क्रैप पेज पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। जो 20 साल से पुराने हैं ये स्क्रैप हो जाएंगे, तो जो गाड़ी स्क्रैप करेगा वो नई लेने वाला ही है। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा। ये करीब 1 करोड़ से ज्यादा व्हीकल है। ये पोल्यूशन कर रहे थे, क्योंकि जितना पुरानी टेक्नोलॉजी है वो एयर पोल्यूशन भी कर रहे थे, फ्यूल भी ज़्यादा खा रहे थे। तो अब ये और अदर ओल्डर व्हीकल पोल्यूट 10 to 12 टाइम्स मोर देन फिट व्हीकल, यानी 10 से 12 गुना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे थे। सवाल यह है कि आखिर सरकार की स्क्रैप पेज पॉलिसी क्या है? स्क्रैप पेज पॉलिसी कमर्शियल, सरकारी और पर्सनल वाहन पर लागू होती है। ये पॉलिसी पुराने वाहनों के लिए बनाई गई है। इस पॉलिसी में अगर कोई कमर्शियल व्हीकल 8 साल से पुराना है तो उस पर एक ग्रीन टैक्स का प्रावधान किया गया है। साफ है, अगर आपके पास कमर्शियल वाहन है तो आपको 8 साल बाद फिटनेस टेस्ट करवाना होगा। इतना ही नहीं, रोड टैक्स के साथ ही अब वाहनों के लिए ग्रीन टैक्स भी आपको अपनी जेब से ही देना होगा। नई पॉलिसी में सरकारी वाहनों की उम्र भी तय कर दी गई। ऐसे में सरकारी वाहन 15 साल के बाद कबाड़ हो जाएंगे। नई स्क्रैप पॉलिसी से ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक नई ताकत मिलेगी। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर लोग नई गाड़ियां खरीदेंगे, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी, 10,000 करोड़ का निवेश होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। रिड्यूस पोल्यूशन, रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एंड डिफेक्टिव व्हीकल्स ऑन रोड, ये पहला एडवांटेज में पोल्यूशन कम होगा। दूसरा एडवांटेज 25 से 30% रिडक्शन इन व्हीकुलर एयर पोल्यूटेंट्स, इसमें इसकी कमी होगी। तीसरी बात, इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी, इससे करीब 10,000 करोड़ की नई इन्वेस्टमेंट आएगी और करीब 50,000 नए जॉब क्रिएट होंगे ये स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण। स्क्रैप पॉलिसी की वजह से 20 साल से पुराने 51 लाख वाहन स्क्रैप हो जाएंगे। स्क्रैप पॉलिसी से गाड़ियों की वजह से होने वाले प्रदूषण में 25 से 30% की कमी होगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से नई गाड़ियां आएंगी और नए वाहन ज्यादा माइलेज देंगे। स्क्रैप पॉलिसी से देश में रिसाइकलिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। स्क्रैप पॉलिसी से रिसाइकिल कच्चा माल उपलब्ध होगा। इससे वाहनों की लागत में 30% तक की कमी आने की भी संभावना है। एक अनुमान के मुताबिक नई स्क्रैप पॉलिसी से करीब 2 करोड़ 80 लाख वाहन स्क्रैप पॉलिसी के अंदर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये थी बजट से जुड़ी छोटी और बड़ी बातें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।